चलिए जी, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग एक नया चैप्टर। अब आपको भी यहाँ से समझ में आ जाएगा, है ना। तो नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है कैपिटल बजटिंग। पूरी तरीके से ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर फिनेंशियल मैनेजमेंट का है, जिसे हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। कैपिटल बजटिंग को हम लोग पूंजी बजटन का नाम देते हैं। कैपिटल बजटिंग को हम लोग पूंजी बजटन का नाम देते हैं, है ना। समझते हैं पहले इस चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं। अगर इस चैप्टर का एक और नाम मेरे से आप पूछो या वास्तव में नाम पूछो, मेरे हिसाब से इस चैप्टर का जो नाम है वो होना चाहिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इस चैप्टर का जो नाम है वो एक्चुअल में होना चाहिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन। मतलब इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोग निवेश के निर्णय ले रहे हैं। यहाँ हम ये देख रहे हैं या कंपनी ये पता करना चाह रही है कि उसके पास में इन्वेस्टमेंट के जो अलग अलग प्रपोजल होते हैं, उनमें से कौन सा इन्वेस्टमेंट सबसे बेटर है, वो आपको ये चैप्टर बता देगा। जैसे आप इमेजिन करो कि किसी कंपनी के पास में 5 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। अब 5 करोड़ रुपए का कोई प्लांट खरीदना है, ठीक है। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये तो चैप्टर का नाम हो गया। मैंने आप लोगों से कहा कि सपोज कंपनी है, कंपनी को प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी है, और प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए कंपनी के पास जो बजट है ना, वो मान लीजिए बजट कितने का है, 5 लाख रुपए का बजट है। कंपनी का बजट 5 लाख रुपए का है, लेकिन कौन सा मशीन खरीदना है उसके अगेंस्ट में यहाँ पे अलग अलग जो है वो ऑप्शंस हमको दे रखे हैं, है ना। ऑप्शन दे रखे हैं कि हम प्लांट 1 को खरीदें, या प्लांट 2 को खरीदें, या प्लांट 3 को खरीदें। इनमें से कौन सा प्लांट हमारे लिए बेटर है, ये हमको सोचना पड़ेगा, ये हमको प्लान करना पड़ेगा। तो अब सोचो, ये कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम है ये प्रैक्टिकल लाइफ में आती होगी। बड़ी बड़ी कंपनीज़ को जब इन्वेस्टमेंट करना होता है और उनके पास में जब ऑप्शंस होते हैं, तो उनको सोचना पड़ता होगा कि इनमें से कौन सा प्लांट बेटर है। तो बताओ, ये डिसीजन किसके बेसिस पर लिया जाता होगा। भाई कॉस्ट हमारी सेम है, तीनों प्लांट हैं। अच्छा, हर एक प्लांट की अपनी अपनी एक लाइफ होती होगी, हर एक प्लांट की अपनी अपनी एक लाइफ है। यहाँ लाइफ 3 साल है, यहाँ लाइफ 5 साल है, यहाँ लाइफ 7 साल है। तो बात ये करनी है कि क्या हम लाइफ के बेसिस पे देखें। हर एक प्लांट की एक प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है। मान लो इसकी कैपेसिटी 2000 यूनिट बनाने की है, तो इसकी 1500 यूनिट बनाने की ही है, और इसकी 1000 बनाने की है। अब बताओ, ये क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा। क्या होगा बताओ। लाइफ के हिसाब से तो ये अच्छी लग रही है, लेकिन प्रोडक्शन के हिसाब से ये अच्छी नहीं है कि नहीं। फिर बहुत बार कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे होते हैं, ये तो मैंने प्लांट का एग्जांपल लिया, बहुत बार इन्वेस्टमेंट भी तो होते हैं। मुझे बताओ, शेयर मार्केट में हम पैसा लगाते हैं, तो पैसा लगाने के लिए 50,000 रुपये, पर कंपनी तो बहुत सारी है ना, तो डिसीजन कैसे लेते हैं। अच्छी कंपनी का मतलब क्या है, जो हमको ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे। तो बहुत बार ये जो डिसीजन है ये किसके आधार पर लिए जाते हैं, बहुत बार ये जो डिसीजन है ये रिटर्न के आधार पर लिए जाते हैं कि हम जो पैसा लगा रहे हैं उससे हमको कितने % रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसलिए मैंने कहा कि ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर हमको ये सिखाएगा कि बेसिकली हमको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, इसके बारे में हम लोग यहाँ डिसीजन लेने वाले हैं, ठीक है। अब बात ये भी करते हैं कि सर यहाँ जो डिसीजन हम लोग लेंगे, भाई कंपनी 2 तरह की एसेट परचेस करती है,
या तो कंपनी खरीदती है करंट असेट या खरीदती है कंपनी फिक्स्ड असेट। बताओ यहाँ कंपनी जो टेंशन ले रही है, यहाँ ये जो 5 लाख रुपए का कंपनी खर्चा कर रही है, ये शॉर्ट टर्म असेट है या लॉन्ग टर्म असेट है? ये कौन सी असेट है? लॉन्ग टर्म है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, लॉन्ग टर्म एसेट की बात यहाँ पे हो रही है। तो जल्दी से आप एक बार इसकी डेफिनेशन को लिखना स्टार्ट करो। पूंजी निवेश एक दीर्घकालीन निर्णय होता है, कंपनी का एक दीर्घकालीन निर्णय होता है। यह एक दीर्घकालीन निर्णय होता है। इट इज अ लॉन्ग टर्म डिसीजन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है, तो एक तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये शॉर्ट टर्म डिसीजन है या लॉन्ग टर्म है। अब बात करनी है कि चलो सर ये तो समझ में आया कि हमको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने हैं और हमको ये ढूंढना है कि कौन सा प्रोजेक्ट हमारे लिए बेस्ट है। तो डिसीजन कैसे लेंगे? अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं टेक्निक या टूल्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि चलो ठीक है, हमको कैपिटल बजटिंग करनी है, हमको डिसीजन लेने हैं, लेकिन डिसीजन हम लेंगे कैसे? डिसीजन किसके बेसिस पे लेंगे हम लोग, उसकी बात कर रहे हैं। कौन कौन से टूल्स होते हैं? टूल्स का मतलब उपकरण। पूंजी बजटन के उपकरण कौन कौन से होते हैं जिनकी हेल्प से हम डिसीजन ले पाएंगे? अब जब बात यहाँ टूल्स की आती है तो टूल्स को 2 भागों में हमने डिवाइड किया है। कितनी अप्रोच होती है, यहाँ टेक्निक कह दो, टूल कह दो, यहाँ अप्रोच भी कह सकते हो, इसे एक ही बात है। तो यहाँ 2 तरह के टूल होते हैं। एक होती है हमारी अप्रोच जिसे ट्रेडिशनल अप्रोच कहा जाता है। एक हमारी जो अप्रोच होती है उसे मॉडर्न अप्रोच कहा जाता है। एक हमारी जो विचारधारा होती है वो पारंपरिक विचारधारा होती है। पारंपरिक विचारधारा होती है
और दूसरी जो विचारधारा होती है हमारी वो आधुनिक विचारधारा होती है। दो तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, एक होता है ट्रेडिशनल मेथड, एक होता है मॉडर्न मेथड। अब ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे कैलकुलेशन करने के हमारे पास में कौन कौन से मेथड होते हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड में दो मेथड होते हैं जिनकी सहायता से हम लोग गणना करते हैं। एक जो होता है उसे पे बैक पीरियड कहा जाता है और जो दूसरा होता है उसे एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कहा जाता है, उसे एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कहा जाता है। ठीक है, पे बैक पीरियड को हम लोग यहाँ पे कहते हैं पुनर्भुगतान अवधि, पुनर्भुगतान अवधि। इसे हम लोग पुनर्भुगतान अवधि के नाम से जानते हैं। और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न जो होता है उसे हम लोग औसत प्रत्याय दर कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है पे बैक पीरियड कौन से मेथड का पार्ट है, ट्रेडिशनल का है या मॉडर्न का है, या इनमें से कौन ट्रेडिशनल मेथड का पार्ट नहीं है, इनमें से कौन मॉडर्न मेथड का पार्ट नहीं है। वहाँ ये फ्लो चार्ट आपकी हेल्प कर देगा। ठीक है, मॉडर्न मेथड की अगर हम लोग बात करते हैं तो मॉडर्न मेथड में क्या होता है, यहाँ पे तीन मेथड होते हैं कैलकुलेशन करने के। सबसे पहला जो मेथड होता है उस मेथड को नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड कहा जाता है। पहला जो मेथड होता है उसे नेट प्रेजेंट वैल्यू कहा जाता है। शुद्ध वर्तमान मूल्य के नाम से इस मेथड को हम जानते हैं। दूसरा जो मेथड यहाँ होता है उस मेथड को हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के नाम से जानते हैं, उसे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के नाम से जानते हैं, जिसे लाभदायकता सूचकांक कहते हैं, जिसे लाभदायकता सूचकांक के नाम से जानते हैं। तीसरा जो मेथड होता है उसे हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के नाम से जानते हैं, जिसे हिंदी में आंतरिक प्रत्याय दर कहा जाता है। हिंदी में हम इसे आंतरिक प्रत्याय दर कहते हैं। ये पूरा फ्लो चार्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पूरा फ्लो चार्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भानु, भवानी, तेजपाल, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है क्या? बताओ मुझे जल्दी से। ये जो फ्लो चार्ट है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है। कैपिटल बजटिंग को मेज़र करने के, कैपिटल बजटिंग की गणना करने की कौन कौन सी विधियां होती है, तो तीन विधि आपके सामने हैं। दो विधि आपके सामने होती हैं मेनली। जो पहली होती है उसे हम लोग ट्रेडिशनल मेथड कहते हैं, जो दूसरी होती है उसे हम लोग यहाँ पे मॉडर्न मेथड कहते हैं। जो ट्रेडिशनल मेथड होता है उसमें वापस दो तरह की विधियां होती हैं। जो पहली होती है उसे पे बैक पीरियड कहते हैं, पुनर्भुगतान अवधि कहते हैं। तो दूसरी होती है वो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है। और मॉडर्न में जो एनपीवी है, एक है नेट प्रेजेंट वैल्यू, एक है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और तीसरी है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। अब बात करते हैं सर कि इनमें फ़र्क क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या सोच होती है
और मॉडर्न अप्रोच में क्या सोच होती है, ये समझने वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ट्रेडिशनल मेथड नाम से ही पता पड़ रहा है, पहले के ज़माने के लोग कैसे होते हैं, वो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होता, वो अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं करते। अब इसके हिसाब से अगर हम लोग बात करें, हालांकि ये मेथड सही नहीं है। ये मेथड ये कहता है आज जो 100 रुपये की वैल्यू है 10 साल बाद भी 100 रुपये की वैल्यू सेम रहेगी। क्या ये पॉसिबल है? ये मेथड ये कहता है कि रुपीस की वैल्यू सेम रहती है। क्या ये पॉसिबल है? जैसे जैसे हम लोग आगे जाते हैं, यार एक बात बताओ ना, आज जो 1 लाख रुपए की वैल्यू है 10 साल बाद 1 लाख रुपए की वो वैल्यू रहेगी क्या? नहीं रहेगी ना। वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? वैल्यू बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी। आज भी हालांकि 1 लाख की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन 10 साल बाद तो कुछ भी नहीं रहेगी, वो शायद 10,000 के बराबर होंगे, है ना। लेकिन ये जो मेथड है ना वो प्रैक्टिकल अप्रोच है, ये थियोरेटिकल अप्रोच है। इसको आप नाम दे भी सकते हो कि ये एक हमारी थियोरेटिकल अप्रोच है, ये हमारी थियोरेटिकल अप्रोच है। लेकिन ये जो है हमारी वो प्रैक्टिकल अप्रोच है, क्योंकि ये कहता है कि नहीं ऐसा नहीं होता। आज 1 रुपये की जो वैल्यू है अगले साल 1 रुपये की वैल्यू कम होगी, अगले साल और कम होगी, अगले साल और कम होगी, इस तरह से वैल्यू बदलती जाएगी। ये हमको मॉडर्न मेथड सिखाता है। इतना ही अंतर आपको इन दोनों में पता होना चाहिए। अब मैं एक एक करके ये मेथड शुरू कर रहा हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पे बैक पीरियड की। कितना आसान है, नाम से ही समझ में आ रहा है। पे बैक मतलब जो हमने पे किया है वो हमको कितने साल बाद बैक हो रहा है। पे किया है मतलब जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है। सिंपल सा एग्जांपल यहां समझो। अब हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो कर रहे हैं पे बैक पीरियड। ठीक है। अब पे बैक पीरियड में मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया, सीधा हम प्रैक्टिकल पार्ट से ही स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, पहले एक काम करो, डेफिनेशन लिखो, इसकी डेफिनेशन लिखो। ये वह अवधि होती है, ये वह अवधि होती है जिसमें कंपनी द्वारा निवेश किया गया पैसा कंपनी को फिर से मिल जाता है। कंपनी द्वारा निवेश किया गया पैसा कंपनी को फिर से मिल जाता है। इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ टाइम, it refers to amount of time to recover the cost of investment। तो सिंपल सी बात, जो पैसा लगाया है वो पैसा जितने टाइम में रिटर्न हो रहा है उसी को पे बैक पीरियड कहा जाता है। एक सिंपल से क्वेश्चन से मैं आपको समझाऊंगा, आपको वहां से आइडिया लग ही जाएगा क्या होगा। जैसे एक वर्ड इस चैप्टर में बार बार आएगा, उस वर्ड को ही मैं ले लेता हूं क्वेश्चन में। वो वर्ड है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। वो वर्ड क्या है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट का मतलब मैं कितना पैसा लगा रहा हूं। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कहूं या कॉस्ट कहूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात एक ही है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कंपनी के द्वारा निवेश किया गया पैसा, कितना पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो मान लीजिए कंपनी ने 1 लाख रुपए लगाए हैं, कंपनी ने 1 लाख रुपए लगाए हैं। रिटर्न
20,000 every year, बताओ एक कंपनी ने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, हर साल उस कंपनी को 20,000 रुपये मिलते हैं, तो बताओ कितने साल बाद कंपनी का लगाया हुआ पैसा रिकवर हो जाएगा? कितने? परेशान क्या होना इसमें? 5 साल, 1 साल में 20,000 मिल रहे हैं, 5 साल में 1 लाख मिल जाएंगे, मतलब कंपनी का पैसा 5 साल में रिटर्न हो रहा है। ये एग्जाम्पल नोट कर लो, सिंपल सा। तो फॉर्मूला अगर मैं लिखूं, वैसे ज़रूरत नहीं है, फिर भी फॉर्मूला अगर मैं लिखूं, पे बैक पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला आप लोग नोट कर लेना। पहले फॉर्मूला लिखना, फिर क्वेश्चन लिखना। फॉर्मूला होता है इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन लाइफ। इनिशियल इन्वेस्टमेंट में जब मैं लाइफ का डिवाइड कर देता हूँ 1 लाख में, जब मैं 5 का डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ पे जो आंसर आता है, 1 मिनट रुको, सॉरी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन कैश इनफ्लो पर एनम। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है वो कितना हो रहा है? 1 लाख का हो रहा है। हर साल कितना पैसा मिल रहा है? 20,000 मिल रहा है। यहाँ पे आंसर जो आएगा वो 5 साल आएगा, मतलब 5 साल में मेरे द्वारा इन्वेस्ट किया गया पैसा मुझे रिकवर हो जाएगा। सिंपल है ये तो। लेकिन समस्या वहाँ आएगी जहाँ हर साल जो पैसा मिल रहा है वो क्या होगा? अलग अलग होगा। ये जो मैंने आपको सिचुएशन बताई है, ये सिचुएशन है इवन कैश फ्लो, इवन कैश फ्लो की। इवन मतलब समान, अनइवन मतलब असमान। तो हर साल जब इवन पैसा मिलता है तो समस्या नहीं है, सीधा डिवाइड करो आंसर आ जाएगा। समस्या वहां आएगी, सेकंड केस में आपको बता रहा हूं, इन केस ऑफ अनइवन कैश इनफ्लो। जब अनइवन होगा, जब असमान पैसा मिलेगा तो क्या होगा समझेंगे तो हम क्वेश्चन से ही। तो क्वेश्चन में प्रोजेक्ट कॉस्ट दे रखी है, मान लो हमारी प्रोजेक्ट कॉस्ट, चलो वही है 1 लाख रुपए, ठीक है। यहां ईयर दे रखे हैं, यहां कैश इनफ्लो दे रखा है, यहां ईयर दे रखे हैं, यहां कैश इनफ्लो दे रखा है। पहला साल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। पहले साल जो पैसा मिला वो 20,000 मिला। अगले साल रिटर्न 20,000 मिले जरूरी थोड़ी है, अगले साल रिटर्न कम भी मिल सकता है, ज़्यादा भी मिल सकता है। तो अगले साल जो अर्निंग हुई हमको वो 15,000 की ही हुई। अगले साल जो अर्निंग हुई हमको वो 25,000 की हो गई। उसके बाद हमको जो अर्निंग हो गई वो सीधी 50,000 की हो गई। उसके बाद हमको अर्निंग 20,000 की हुई। क्या इस क्वेश्चन में, इस सिचुएशन में अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ कैलकुलेट पे बैक पीरियड, तो बताओ कैलकुलेट पे बैक पीरियड, तो बताओ ऐसी सिचुएशन में आंसर क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में आंसर निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि अब समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, समझ में क्यों नहीं आ रहा है? इसलिए नहीं आ रहा है कि पहले साल 20 मिला, चलो ठीक बात है, दूसरे साल 15 मिला तो 20 और 15 35 हो गए, तीसरे साल 25 मिल गए
अब 35 25 जोड़े तो 60 हो गए। 60 के बाद में सीधे कितने मिल गए? तो 60 और 50 तो 1,10,000 पहुंच गया, जबकि हमारा इन्वेस्टमेंट तो 1,00,000 ही है। अच्छा, ये क्वेश्चन देखने से ये तो समझ में आ गया है, ये तो समझ में आ गया है कि यहां तक बोलो कितना मिल गया है, तीसरे साल तक कितना मिल गया है, मतलब आंसर 3 साल और कुछ समथिंग महीने आएगा। बात समझ में आ रही है? आंसर 3 पॉइंट समथिंग आने वाला है, क्योंकि 4 तक जा नहीं सकते, क्योंकि चौथे साल में तो 1,10,000 हो गए और यहां 60,000 है। आंसर 3 पॉइंट को समथिंग आएगा। तो जो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं वो ऑप्शन में एक बार देख लेना, अगर कोई 2 पॉइंट दे रखा है, 2 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट 5 पॉइंट समथिंग, वो तो गलत ही हो जाएगा। आंसर तो 200% 3 पॉइंट समथिंग कुछ होने वाला है। अब समथिंग समथिंग कितना होगा ये पता करना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पे हम वापस लेंगे ईयर, यहाँ पे हम लेंगे कैश इनफ्लो, है ना, यहाँ हम निकालेंगे CF, पढ़ते होंगे ना स्टेट्स में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता, है ना, संचयी आवृत्ति, बारंबारता बोल सकते हैं, वैसे एक ही बात है ना। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले में कितना मिला बोलो? पहले में 20,000 मिला, तो यहाँ भी 20,000 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे में बताओ कितना मिल गया? तो 20 और 15 कितने? 35,000 हो गए। तीसरे में कितना मिला? 25,000 मिलने के बाद CF कितना आ गया? 60,000 आ गया। चौथे में कितना मिला? 50,000, तो यहाँ कितना आ गया? 1,10,000 आ गया। तो बताओ 3 साल तक कितना मिल गया? 60,000। तो 3 साल प्लस, कोई फॉर्मूला नहीं है, कॉन्सेप्ट है, 3 साल प्लस। बताओ 3 साल तक कितना मिला? 60। कितना कम पड़ रहा है? 40 कम पड़ रहा है। ये 40 कहाँ से लेंगे? अगले साल की अर्निंग से। अगले साल की अर्निंग कितनी है? 50। 40,000 अपॉन 50,000। भाई 50,000 में से हमको चाहिए कितने? 40,000 चाहिए, तो रेशो बना दो इसका। तो 40 अपॉन 50 करो, कितना आ रहा है? 4 अपॉन 5। ये करने से अगर आप बोल रहे हो 0.8 आ रहा है, तो 3.08 ईयर आपका सही आंसर हो जाएगा। खेल खत्म। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। पे बैक पीरियड का यही सिस्टम होता है। 0.8 आ रहा है, सॉरी। थ्री पॉइंट एट आ रहा है। कॉपी कर लो आराम से।
इस क्वेश्चन में आपको पे बैक पीरियड निकालना है। प्रोजेक्टेड कॉस्ट दे रखी है 50,000 की, इनफ्लो दे रखा है। आंसर आना चाहिए आपका जल्दी से और गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ अच्छा, सबकी टोटल? ओ, तो मेरे से गड़बड़ हुई फिर। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। अरे कैसे हो सकता 44,000 यार? 16-15 मिला के 31 हो जाते हैं। हाँ 4.2 आ रहा है। कितना आ रहा आंसर बताओ ना, और नहीं आ रहा किसी का भी? इतनी देर नहीं लगती है, आप सिस्टमेटिक करते हो, पता नहीं कि कैसे करते हो। इसी क्वेश्चन में आप लोगों ने सबसे पहले CF निकाला होगा, तो CF निकालोगे तो यहाँ 8,000 आ जाएगा, यहाँ 18,000 आएगा, हाँ 33, यहाँ 49 और यहाँ 54। तो केवल 1,000 कम पड़ रहा है, तो 4 साल तो आने ही आने हैं। कम कितना पड़ रहा है, कहाँ से लेंगे अगले साल से? कितना रहा है? कितनी देर में निकला बताओ ये? 1 मिनट भी नहीं लगा। ठीक है, तो इसी के साथ पे बैक पीरियड मेथड हो जाता है ख़त्म। कल हम लोग बात करेंगे एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के क्वेश्चन कैसे आते हैं। धन्यवाद।